नमस्कार सभी को। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेजोनेंस बार्ड मैंने कंडक्ट करवाया था 10 जनवरी को। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर करवाया था उसके लिए अपन फिजिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग आराम से सॉल्यूशन को एंजॉय करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन द टू पैरेलल and equally but oppositely charged metal plates. Each of length is 10 centimeter. Okay, length is given is 10 centimeter. The electron emerges out of the electric field region with the horizontal component of the velocity. Okay, देखो इसमें आपके पास में कुछ ऐसा है कि दो प्लेट्स है। ये द पॉजिटिव वन प्लेट, फर्स्ट वन, एंड दिस वन इज सेकंड। ओके, गिवन है कि ये है आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से सेट की सिमेट्रिकली कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करवाया जाए, लेट सपोज आपके पास में कोई एक की चार्ज पार्टिकल है, लेट इलेक्ट्रॉन, एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट। सो बेसिकली आपके पास में जो चार्ज पार्टिकल होगा, ये इस पे लगने वाला फोर्स, देखो पहले तो अपन फोर्स एनालाइज कर लेते हैं। इस पे लगने वाला वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सो इस पे फोर्स लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा एफ वाई इज इक्वल टू ई एंड ई। एंड एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल पे फोर्स लगने वाला, इधर की तरफ कोई भी फोर्स कंपोनेंट नहीं है, सो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा? जीरो। कितना हो जाएगा? सो अगर मैं आपसे कहूं कि y डायरेक्शन के अलोंग फोर्स ये है, तो y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड x डायरेक्शन के अक्रॉस आपके अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास में? जीरो। सो पार्टिकल आपके पास में डेविएट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पार्टिकल आपके पास ऐसे जाता हुआ, ये डेविएशन पार्टिकल अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वहां से कुछ डेविएट भी होगा, लेट आपके पास में कितना डिग्री से? 5 से। एंड एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो विदाउट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। सो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन सेम, एंड वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ चेंज होगी। ठीक है, पार्टिकल की मान लेते हैं कि यहां से आपके पास में पार्टिकल, इसकी लेंथ कितनी है प्लेट की? लेट एक्स। एंड ये यहाँ से कितना डेविएट हो गया है अपने ओरिजिनल यहाँ से कितना डेविएट हो गया है? लेट वाई। ठीक है, तो देखो पूरा पूरा कंडीशन अपन लोग विजुअलाइज करते हैं आराम से। सबसे पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको एक्स एक्स के अलोंग अपन इसको स्टडी करते हैं। यहाँ से एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स जीरो, सो एस एक्स कितना? एक्स इज इक्वल टू वी नॉट and t. So the time taken by particle is x by v naught. Now y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास में वो होगा बेटा जी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई एंड टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टी टाइम में? वाई एज एन वाई। सो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 1/2 e by m and t square. So y is equals to 1/2 e by m and t. Time taken by the particle is x by v naught. So square, and you will simply get e x square by m v naught square. देखो इससे अपन को ये पता लग रहा है y is directly proportional to x square. So पाथ कैसा होगा? पाथ होगा बेटा जी पैराबोलिक। इस बारे में अपनी बात हो चुकी है पहले भी, पैराबोलिक पाथ होगा। एंड इनको चाहिए y कंपोनेंट चाहिए। सो सिंपल सा vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई एंड टी। vy is a uy is 0 initial and ey is e by m and this one is t। ये आपके पास में बेटा जी टाइम है कितना? देखो टाइम आपके पास में कितना हो जाएगा? टाइम के लिए पहले भी अपने पास बात हुई है, टाइम गिवन नहीं है, लेकिन टाइम की जगह अपन को गिवन है कितना बेटा जी? x बाई वी नॉट। ठीक है, बाई कैलकुलेशन अपन लोग यहां से
कितना, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 9.1 is volt per centimeter. So 9.1 into 10 the power 2 volt per meter is electric field along the directed along minus of jk. And जो x है आपके पास में, length of plate is given 10 centimeter. So this one is 10 centimeter. So 10 into 10 the power minus 2 मीटर, ऐसा ही में कन्वर्ट कर लीजिए सभी को। तो आपके पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 9.1 into 10 the power 2 electric field. The mass of electron is 9.1 into 10 the power minus of 31 velocity. Sorry, is it velocity? Yes, velocity, but of the x-axis. x-axis के along जो velocity थी पार्टिकल के अंदर 10 the power 6 मीटर पर सेकेंड. So 10 the power 6 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से 9.1, ये आपके पास में गया 31, और यहाँ से आपके पास में you will simply get 10 the power minus 13 and 10 the power 6. तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 10 the power 6 आपके पास में गया, चलिए 10 the power 6 कितना हुआ, 10 the power 4 1.6 into 10 the power minus of 19 and 10 the power minus 4, 10 the power minus of 31. Vy is equals to 1.6 into 10 the power 7 meter per second. So you will get 16 into 10 the power 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखो आप इसके साथ में वेलोसिटी वाई कंपोनेंट आ गया, इसके साथ में अगर एंगल ऑफ डेविएशन की भी कभी बात हो कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, सो tan phi इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, सो वी वाई बाई वी नॉट. सो tan phi you will simply get Vy is a 16 into 10 the power 6 upon 10 the power 6. So phi is equals to 10 inverse 16. That's your simple answer. ठीक है, सो अपने लिए जो आंसर होना है वो आंसर आपके पास में कौन सा हो जाएगा, 16 into 10 the power 6 इज एन करेक्ट आंसर. ओके, तो आसान है. अपन इसमें देखो सिंपल से जो एक दो फिनोमिना है वो फिनोमिना आपके पास में कि देखो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री को डिटेक्ट करना है, और प्रोजेक्टाइल का जो फिनोमिना है वो उसको इस्तेमाल करना है, और जस्ट हो गया यहाँ से. नेक्स्ट आपके पास में अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10 the power minus 3 kg एंड -10 डिग्री सेल्सियस से आपको जाना है. ठीक है, ठीक है. सो आपको -10 डिग्री सेल्सियस से ट्रांसफॉर्म करना वेपर को जिसका टेम्परेचर 1 and 10 डिग्री सेल्सियस बाय अप्लाइंग द हीट. द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज ओके. देखो आपके पास में 10 the power minus 3 kg ऑफ आइस एट minus of 10 डिग्री सेल्सियस. इज इट क्लियर? नाउ सुनो नारायण, ये एक बार चेक कर लो कि ये रेड दिख तो रहा ना अच्छे से, अच्छे से दिख रहा ना. ठीक है, नाउ यहाँ से आपको सबसे पहले इसको लेकर के जाना है 10 the power minus 3 kg ice एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन फेज कन्वर्ट करना है. सो आपके पास में रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा Q1 कितना हो जाएगा आपके पास में ms डेल्टा टी. सो m आपके पास में 10 the power minus 3 s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है, ऑफ आइस इज 2100 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस. सो आपके पास में गया यहाँ से, सो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू 21 जूल. ओके, देन 0 डिग्री सेल्सियस से उसके बाद होगा आपके पास में बेटा जी फेज का चेंज. फेज जो चेंज होगा वो होगा आपके पास में 10 the power minus 3 kg वाटर, 10 वाटर, और कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे. सो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी आपके पास में mLF. कितना आपके पास में डेल्टा Q2 इज इक्वल टू m इज 10 the power minus 3 एंड LF latent heat of fusion is given 3.35
3.35 इंटू 10 द पावर 5। सो आपके पास में मिलेगा बेटा जी कितना, 335 सेकेंड। देन आपके पास में फर्दर चलना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पे। कहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। कितना आपके पास में? डेल्टा Q3 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगेन आपके पास में डेल्टा Q3 इज मास इज 10 द पावर 3 एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। Specific heat capacity of water is given for 180 and delta T change in temperature is 100. They cancel out and you will get simply 418 joule. Okay. Now further now energy the temperature 100 degree Celsius water से 100 degree Celsius का vapor, so 10⁻³ and there 100 degree Celsius vapor। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए? डेल्टा Q4 इज MLV। M is 10⁻³ latent heat of vaporization, latent heat of steam is given आपके पास कितना है? 2.2625 इंटू 10⁻6। सो कितना होगा आपके पास में? 2250 जूल। सो डेल्टा Q4 2250 जूल। नाउ फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको, लेकर के जाना है वेपर को 110 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है वेपर। सो अगेन आपके पास में डेल्टा Q इज एम एस डेल्टा टी, एम इज 10⁻³ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज 1920 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 10। कितना होगा आपके पास में? आपके पास में होगा 19.2 जूल। ओके, देन आप इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट जब आप इसको करोगे, डेल्टा Q1 इज 21, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, डेल्टा Q4 and delta Q5 is then 21, then 335 plus 418 plus 2250 plus 19.2 एंड अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपको मिलेगा यहाँ से 0.2। तो आपके पास में फर्स्ट वन हो जाएगा आपके पास। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें तो सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि आपके पास में टेम्परेचर जो आइस का टेम्परेचर था, बस केवल आप कह सकते हो कि थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेंथी था, बस कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि given a thin convex lens of glass, refractive index is mu, each side having the radius of curvature r, one side is polished with for complete reflection, at what distance from the lens an object be placed on the optical axis so that the image get formed on the object itself। so सिंपल सी बात है कि देखो आपके पास में क्या हुआ कि ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड पे पॉलिश कर दिया। ओके, बोला गया कि यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे इसको रखा जाए, ताकि कितने डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि इसकी जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वहीं पे इसकी इमेज आपको मिल जाए। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो इस टाइप के जो आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं जो लेंस और मिरर वाले, इनमें ये इक्विवेलेंट जो बिहेवियर करते हैं, इनका इक्विवेलेंट बिहेवियर होता है एज ए मिरर। सो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये जिस भी टाइप के मिरर की तरह बिहेव करेगा, अपन को आइडिया नहीं है, लेकिन अपन इतना जानते हैं कि अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट बने, कैसे पॉसिबल है? जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो उसकी इमेज वहीं पे बन जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और बेसिकली आपके पास में इसमें तो ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, पॉसिबिलिटी बनेगी केवल और केवल किसमें? कॉनकेव मिरर में बनेगी।
सो आपके पास में मतलब इसका जो होल ओवर जो आपके पास में इक्विवेलेंट बिहेवियर करे ये किसकी तरह करना चाहिए, मिरर की तरह। सो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। सुनिए आपके पास में पहले अपन इसको कर सकते हैं कि जैसे आपके पास में है, एक तो आपने ले लिया है लेंस एंड सेकंड वन इज मिरर। ओके, नाउ the focal length is f1, focal length is f2, as a radius given है आपके पास में, radius of each surface is given r। ओके, इसके जो आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, वो भी r। तो आपके पास में ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट बिहेवियर करेगा 1 बाई एफ इक्विवेलेंट माइनस, इसलिए क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है, टोटल मिरर, और मिरर का जो पावर होता है आपके पास में वो नेगेटिव पावर होता है। सो -1/f इक्विवेलेंट, इसका ये बेसिकली दो बार पार्टिसिपेट करेगा रिफ्रैक्शन में। सो 2 टाइम्स ऑफ f1 एंड इट विल पार्टिसिपेट ओनली सिंगल टाइम। सो माइनस, मिरर है इसलिए -1/f2। नाउ f1 फाइंड आउट करिए इंडिविजुअली। सो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज 1/r माइनस, एंड माइनस आपके पास में कितना हो गया, प्लस। सो आपके पास कितना हो गया बेटा जी, 2 म्यू माइनस 1/r, 1/f1। सो आपके पास में यहाँ से हो गया बेटा जी कितना, 2। सो आपके पास में हो गया 4 म्यू माइनस 1/r। यहाँ का जो फोकल लेंथ है आपके पास में f2 इज माइनस r/2। सो 1/f2 इज -2/r, एंड आपके पास में कितना आ गया, प्लस कितना हो गया, ये प्लस 2/r। सो 2/r को कॉमन ले लीजिए, 2/r कॉमन लिया आपके पास में आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1/1। ओके, सो 1/f इक्विवेलेंट माइनस 1/f इक्विवेलेंट इज 2/r, 2 म्यू माइनस 1। तो आपके पास में ये फोकल लेंथ है, ठीक है, इन्वर्ट कर लीजिए इसको। सो एफ इक्विवेलेंट आपके पास में जो भी होगा, नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है आपके पास, मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर है, बेसिकली अवतल दर्पण है। यहाँ से आपके पास में कितना हो गया, r/2 2 म्यू माइनस 1। यहाँ से बेटा जी 2 टाइम्स ऑफ एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ROC इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1। सो अपन ने जो वो इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन बनाया था, उस इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का ROC का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, और अपन को पता है कि अगर ROC पे ऑब्जेक्ट रखा है तभी आपके पास में इमेज क्या होगी बेटा जी, वहीं पे फॉर्म्ड होगी। सो उसे इस कॉम्बिनेशन से कितना दूर रखना चाहिए, r/2 म्यू माइनस 1। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, इज इन सेकंड वन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज the magnetic field B and mu naught is the permeability of the free space, then the dimensions of B by mu naught is। okay, देखो कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, आप जैसे इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का निकाल के लाओगे, फिर आप इंडिविजुअल म्यू नॉट का निकाल के लाओगे, तो एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें ये दोनों ही क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हो। जैसे मेरे ख्याल में है कि जैसे सोलेनोइड के जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है वो होता है आपके पास में B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। सो B बाई म्यू नॉट अगर आप करते हो तो आपके पास में Ni होगा, B बाई म्यू नॉट, इसी का डायमेंशन चाहिए, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस वन इज I। सो इधर डायमेंशन लेस होता है, L इज लेंथ, सो L1 इज A1, सो L माइनस 1 A1। सो सिंपल आपके पास में कौन सा हो गया बेटा जी, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास में as the given below two statements, okay, the equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in the parallel and the smaller is smaller than the either of the two EMF। देखो बेसिकली आपके पास में अपन ने ये बारे में बात करी है कि जब आपके पास दो बैटरीज वगैरह पैरेलल में कनेक्ट हो, E1 E2 R1 and R2 is a given point A is a given point B। तो इनका इक्विवेलेंट अपन लोग कैसे निकालते हैं, देखो इक्विवेलेंट अपन निकालते थे E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, एंड E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R2 प्लस E2/R1 प्लस R। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास में छोटा, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड भी करेगा
कि आपके पास में ये जो इक्विवेलेंट होगा इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, ये केवल और केवल E1 और E2 पे डिपेंड ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल आपके पास में जैसे अलजेब्रिक सम में वैसा बिहेवियर नहीं है इसका बिहेवियर R1 और R2 पे डिपेंडेंसी है। सो आप वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो। सो पहला आपके पास में स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड आपके पास में द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन द पैरेलल स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरी। बिल्कुल इसमें ऐसा होता है, क्योंकि देखो जो आपके पास में 1/R इक्विवेलेंट इसमें निकालते हैं वो निकाला जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सो आपके पास में कितना होगा भाई, यहाँ से आपको मिलेगा R1 प्लस R2 बाई R1 R2। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सो ऊपर की तरफ मल्टीपल है, नीचे की तरफ आपके पास में क्या है, सम है। सो आपके पास में क्या होगा, ये इससे छोटा ही मिलेगा आपको बेसिकली। सो कितना हो गया आपके पास में R इक्विवेलेंट। सो ये आपके पास में हो गया, सेकंड इज करेक्ट। सो both of the first is false statement, second is true। okay, then next आपके पास में होगा यहाँ से, नेक्स्ट आपके पास में द लाइन चार्ज ऑफ द लेंथ a/2 is kept at the center of the edge of BC। okay, then the cube ABCD is having the area of okay if the density of charge is lambda। okay, जैसे आपके पास में क्या है कि एक कोई भी क्यूबिकल होल मान लीजिए या फिर कोई कंटेनर मान लो, उस क्यूबिकल कंटेनर में जब आप कोई भी एक लाइन चार्ज वगैरह रखे हो, एक लाइन के अलोंग रखे हो। ओके, सो बेसिकली क्या है, उसकी जो कवरिंग है उसका कितना पोर्शन अपने इस क्यूब के हिस्से आ रहा है। तो अगर सेंटर पे रखा है तो उसे हाइड करने के लिए आपको उसके जस्ट पैरेलल इधर की तरफ एक रखना पड़ेगा, इधर एक और इधर भी एक, तब जाकर के वो एकदम सेंटर पे आएगा। तो उसका कौन सा हिस्सा, जो पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 4 क्यूब में। अब आपके पास में जो बड़ा क्यूब दिख रहा है 2a साइड का, उसके सेंटर में आपके पास ये रखा, तो उसका 1/4 हिस्सा, इस 1/4 जो फ्लक्स है वो आएगा एक क्यूब के हिस्से। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, Q/4 इज बेसिकली Q इनसाइड द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। बिल्कुल, यहां से Q इनसाइड इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फ्लक्स। बट आपके पास में गिवन है कि ये लाइन चार्ज है, चार्ज के बारे में गिवन नहीं है। लाइन चार्ज है, ये आपके पास में है कितना, a/2 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू a/2। सो आपके पास में हो जाएगा लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में होगा यहां से फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी ओके। मैं सोचा कि यहाँ पे क्या है सेकंड ऑप्शन। ओके, देन आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास में द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम एंड द लिथियम मेटल्स आर 1.9 एंड 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, गिवन आपके पास में दो आपके पास में मेटल्स गिवन है, एक आपके पास में है बेटा जी सीजियम। ओके, सीजियम, एंड सेकंड वन आपके पास में गिवन है बेटा जी लिथियम। ओके, इट्स सीजियम एंड लिथियम। इसके लिए जो वर्क फंक्शन है, देखो सिंपल सा फिनोमेना अपन समझते हैं कि अगर आपके पास में कोई रेडिएशन के पास में अगर एनर्जी उस मेटल जिस पे वो इंसिडेंट हो रही है उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाए। लेकिन अगर आपके पास में ये जो एनर्जी लेकर के आ रहा है आपके पास में, अगर ये उससे लेस हुआ वर्क फंक्शन से, तो आपके पास में किसी प्रकार का कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। मतलब ऐसा मान सकते हो कि फोटो जो आपके पास में करंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो वाला मेटल। सो इसके लिए जो वर्क फंक्शन आपके पास में गिवन है बेटा जी कितना, वर्क फंक्शन 5 इज गिवन 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड वर्क फंक्शन फॉर लिथियम इज गिवन 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास में इंसिडेंट फोटोन जो है वो है 550 नैनोमीटर। तो उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी होगी आपके पास में E इज इक्वल टू hc/λ। आप जानते हो भली बात ही 240 नैनोमीटर एंड इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, एंड 550 नैनोमीटर 0 to 0, एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 2.25 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो जो बेसिकली आपके पास में जिस एनर्जी का फोटोन यहाँ पे गिर रहा है उसकी एनर्जी है 2.25 फोटोन। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है ये सीजियम के वर्क फंक्शन से तो ज्यादा है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन के
निकलने के चांसेस है, मतलब ये फोटो, ये आपके पास में फोटो एमिशन होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है उसका वर्क फंक्शन है 2.25 एंड जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी है 2.25। तो मतलब इस फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। सो केवल और केवल पार्टिसिपेट करेगा कौन बेटा जी? सी जी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट if Young's double slit experiment is performed in an optically denser medium than the air, then consecutive fringes comes closer। ठीक है, अपन फ्रिंज विड्थ की जब बात करते हैं, फ्रिंज विड्थ आपके पास में क्या आती है भाई? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आता है। ठीक है, सो अगर आपने मीडियम चेंज किया है तो आपके पास लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बिकम्स सो fringe width becomes lambda dash capital D by small d beta dash, it will be lambda by mu, and this mu is mu for denser medium is comparatively high from air। सो आपके पास में होगा यहाँ से स्मॉल डी, सो बीटा डेस इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू। सो बेसिकली क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ उनके बीच की कम हो जाएगी, मतलब दो जो कॉन्जिक्यूटिव जो दो आपके पास में ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस जो पहले मिल रही थी वो अब थोड़ी पास पास में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस 1 बाई म्यू टाइम्स होगी। सो म्यू टाइम्स लेसर देन इनिशियल। ओके, सो आपके पास में है कि बिल्कुल बिल्कुल आपके पास में is an experiment performed in optical density medium, the air conjugate fringe come closer, बिल्कुल पास में होगी। The speed of light reduces in an optically denser medium, बिल्कुल, than air, okay, while its frequency does not change। okay, frequency पे कोई impact नहीं आता है, lambda आपके पास में adjust करता है, तो सेकंड भी आपके पास में सही है। तो बेसिकली ये तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो बोथ A and B are true is a correct explanation of B। so first one is correct। now next sliding contact of a potentiometer in the middle of the potentiometer while having the resistance Rp is 1 ohm as given in figure। The external resistance is 2 ohm is connected by the sliding contact, the electric current in the circuit is okay। देखो सिंपल सा है कि भाई एकदम मिड में कनेक्ट करके रखा है, मिड में कनेक्ट करके रखा है, तो आप इसका उसका अपना खुद का डायग्राम बना लीजिए। जैसे आप यहाँ पे ये बैटरी है, आधा रेजिस्टेंस इधर की तरफ आ गया, आधा रेजिस्टेंस इधर की तरफ आ गया, एंड जो स्लाइडर आपके पास में है कुछ इस प्रकार से है। तो देखो 2 1/2 एंड 1/2 ओम एंड EMF इज गिवन 0.9। इसका इक्विवेलेंट आपके पास निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट इसके लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए इक्विवेलेंट होगा बेटा जी 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5। कितना हो गया आपके पास में? इसको फिर आप ऐसे बना लीजिए 2/5 एंड यहाँ से हो जाएगा बेटा जी 1/2, कितना हो गया? 0.9 वोल्ट। नाउ सीरीज इसको कनेक्ट करिए, आपके पास में हो जाएगा बेटा जी कितना? आपके पास होगा 0.9 कितना होगा आपके पास में? 0.9 होगा आर इक्विवेलेंट एंड 0.9 आपके पास में है वोल्ट का बैटरी ओम। तो यहाँ से बैटरी चार्ज कितना करंट कितना निकलेगा, कितना रिलीज होगा बैटरी से? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स रिप्रेजेंट ए फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड। फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड आपके पास में होता है अगर उसका जो पी टाइप ऑफ जंक्शन एंड पी एंड एन साइड, जो अगर पी आपके पास में हायर पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू एन, सो आपके पास में फॉरवर्ड बाइज है, अदरवाइज वो रिवर्स बाइज है। सो पी इज एन -10 एंड दिस वन इज 0, सो हायर पोटेंशियल पे एन है, सो पहला फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स बाइज है। second is -10 and -15, so is p type is connected higher potential as compared to n, so this one is forward biased। 4 and 2 is a higher potential, so C, and a -5 and -10 is a P, so ये आपके पास में रिवर्स बाइस होगा। 0 अर्थिंग है, सो 0 वोल्टेज आपके पास में, 2 है हायर है, सो आपके पास में हो गया BCE ओनली, सो सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। Now, second, 36. A closed organ and open organ tube are filled with the two different gases having the same bulk modulus। Okay, bulk modulus आपके पास में एक्चुअल में होता है क्या? bulk modulus होता है आपके पास में, bulk modulus को अपन डिफाइन किए थे -dp dv by
बी। ओके, और फिर इसको जब अपन ने डिफरेंशिएट जब अपन ने इसको कैलकुलेट किया था तो दो डिफरेंट टाइप, जैसे कि मीडियम था आपके पास में आइसोथर्मल, दूसरा था आपके पास में एडियाबेटिक। सो आइसोथर्मल के लिए कितना था, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस था प्रेशर, ओके, एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना था, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए था बेटा जी कितना, गामा एंड पी। सो अगर जब अपन स्पीड ऑफ साउंड लिखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड लिखते हैं तो अपन बोलते हैं कि बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सो बल्क मॉडुलस आपके पास में क्लियर है, सबके लिए इक्वल होगा। सो गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो। यहाँ से सबसे पहले आपके पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप गिवन आपके पास में, ठीक है। सो यहाँ से इज एन क्लोज ऑर्गन पाइप एंड दिस वन इज ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अपन को ये देखना है, दिया है कि आपके पास में इसमें रो वन डेंसिटी का मटेरियल फिल किया एंड इसमें रो टू जो डेंसिटी है उसकी गैसेस फिल की गई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड, सो इसकी जो नाइन्थ हार्मोनिक है इज आइडेंटिकल विद द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। इसके लिए फोर्थ हार्मोनिक दोनों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। सो पहले चेक करते हैं। देखो हार्मोनिक होती क्या है, हार्मोनिक है जैसे ये कह रहा है कि नाइन्थ हार्मोनिक दैट मींस द 9 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इस साइड की फोर्थ हार्मोनिक, सो आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो अपन को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पे यहाँ पे आपके पास में बनता है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट पल्स के लिए यहाँ पे बनता है नोड एंड यहाँ ओपन साइड पे बनता है एंटी नोड। सो लेट लेंथ इज L1, सो आपके पास में कितना हो गया, L1 इज इक्विवेलेंट बाय द लैम्डा बाय 4 एंड कितना हो गया 4L1 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by 4L एंड बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी 1 एंड ही साइड के नाइन्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो नाइन्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is mu 9 is equals to 9 times of the fundamental. So for L1 is a for L1 let consider is on L2. So आपके पास में यहाँ से हो जाएगा for L1 bulk modulus same है and density is rho 1. Now for this one यहाँ पे आपके पास में बनेगा डिस्प्लेसमेंट पल्स के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ से आएगा आपके पास में L by 2 is equals, sorry, L2 is equivalent by the lambda by 2. So 2L2 is equals to velocity of sound and frequency. So frequency is equals to 1 by 2L2 and bulk modulus by density, which is filled in the second one is the rho 2. So अब इसके लिए बोला है कि इसके लिए जो फोर्थ हार्मोनिक है, इसके लिए जो आपके पास में फोर्थ हार्मोनिक है बेटा जी, इसके लिए जो फोर्थ हार्मोनिक है वो इक्विवेलेंट है इसके नाइन्थ के लिए। सो इसका 4 टाइम्स कर दीजिए। सो म्यू 4 इज इक्वल टू 4 बाई 2L1 इज बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी। सो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास आपको मिलेगा यहाँ से, जैसे इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ आगे नेक्स्ट पे, कितना है 9 by 4L1 9 by 4L1 bulk modulus by density and mu 4 is equals to 4 by 2L2 is bulk modulus by density 2. इस साइड की डेंसिटी 2 is to 1, डेंसिटी 2 is to 1 कितना है आपके पास में डेंसिटी रेशियो, द डेंसिटी रेशियो इज गिवन रो 1 by रो 2 is 1 is to 16, बिल्कुल डेंसिटी रो 1 is to रो 2 is 1 is to 16. वन इज टू 16, ठीक है। इक्वेट करिए, L1 इज 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपको L2 डिटरमाइन करना है। सो सेंटीमीटर में रखते हैं सिंपल सा 9 by 4L1 बल्क मॉडुलस एंड दिस वन इज डेंसिटी रो 1 4 by 2L2 बीटा रो 2 कैंसिल आउट हुआ आपके पास में। यहाँ से रो 2 माइनस रो 1 इज 2 टाइम्स, तो आपके पास कितना हो गया बेटा जी, यहाँ से आपके पास हो गया 9 by 4, L1 is 10 सेंटीमीटर, रो 2 by रो 1 is 16, सो रूट हट गया तो 4 2 एंड L2 कितना हुआ आपके पास में, आपको मिलेगा L2 is equals to 20 by 9 सेंटीमीटर is the correct answer. Okay, which one option is correct? Okay, चलिए तो ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का कोशिश करो।
Next question. A bob of mass m is suspended at a lower point of a light string of length L is left to perform the vertical motion is given in figure. Initially, by applying a horizontal velocity v naught at point A, okay, the string becomes slack when the bob reaches at the point D. देखो D तक जस्ट पहुंच के जस्ट स्लैक हो रहा है, मतलब यहाँ पे जस्ट टेंशन जीरो हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी सप्लाई करी जाए, √5g_L. Okay, the bob reaches at the point D. Okay, the ratio of the kinetic energy of the bob at the point B and C. ठीक है, देखो अपन बेसिकली क्या करते हैं कि दो जगह अपन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं। जस्ट सिंपल सा, यहाँ से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा जी, ए और बी के बीच में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सो कितना बेटा जी 5gl इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो कि मुझे बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितनी हो जाएगी mgl 1 माइनस कोस थीटा, तो आपके पास में 1 माइनस 1/2 कितना होगा आपके पास में 5mgl/2 माइनस mgl/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, एंड आपके पास में हो जाएगा 4mgl/2 काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी and 2mgl is a kinetic energy at point B. Okay. Now what about point C? C के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। अगेन C के लिए, तो C के लिए आपके पास में हाइट होगी L प्लस L cos थीटा इस बार, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, सो हाफ mv स्क्वायर, सो 5gl इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन mgl 1 plus cos 60, so 1/2, so 3/2, so 5mgl/2 minus 3mgl/2 and kinetic energy at point C. 2mgl/2 is equal to kinetic energy at point C. 2 times mgl is equal to kinetic energy point C. Now is that ratio? So kinetic energy at point B, the ratio आपके पास में चाहिए, the ratio of the kinetic energy of the bob at the point B and C. Point B पे kinetic energy and kinetic energy at point C is 2mgl and here is mgl. The ratio is 2. So which one is correct option? Ratio. Okay, ratio आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 is correct option. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में गिवन है 38. इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर द थ्री लेंसेज फॉर्म्ड कंसीडरिंग द नेग्लिजिबल thickness of the each then compared of the R1 and R2 the radius of the upper and lower. So radius आपके पास में इसका गिवन है R1 and इसका radius आपके पास में गिवन है R2. देखो ये थोड़ा सा एग्जामिनर ने जानबूझ करके ये आपके पास में कंटेनर जैसा बनाया है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए रिजिड रहो बेटा जी। कॉन्सेप्चुअल क्या है, जो बेसिकली इसको ऐसे बनाया जाए। देखो इसको अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, जैसे आपके पास में, ठीक है, यहां से फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दिस वन इज ओके। सो बेसिकली क्या हुआ आपके पास में, यहाँ पे तो है एक प्लेनो कॉन्वेक्स, देन है आपके पास में कॉनकेवो कॉन्वेक्स, देन आपके पास में है बेटा जी प्लेनो कॉनकेव, तीन आपके पास में लेंसेज, ठीक है। इस लेंसेज के लिए आपके पास में म्यू है बेटा जी कितना 4/3, सेकंड के लिए आपके पास में म्यू है 3/2, देन अगेन आपके पास में कितना है बेटा जी 4/3। द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस वन इज R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2 एंड अगेन इज R2। सो अपन को क्या करना है कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसके लिए पावर निकालना है, तो पहले इनके लिए फोकल लेंथ, उसका इन्वर्ट जो आपके पास में आएगा उनका सम करना बेसिकली एलजेब्रिक। नाउ F1 निकालते हैं सबसे पहले। देखो F1 के लिए आपके पास में क्या होगा 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सो 4/3 माइनस 1, 1/R1 इज इनफाइनाइट, सो 1/R1 इज इनफाइनाइट, सो माइनस एंड माइनस प्लस आपके पास में हो गया 1/R1, सो 1/F1 कितना हो गया आपके पास बेटा जी, आपके पास हो गया 1/3 एंड R1, बेसिकली मैग्नीट्यूड है। ओके, नाउ F2 1/F2, सो 1/F2 आपके पास में कितना हो जाएगा, 1/F2 आपके पास में हो जाएगा म्यू माइनस 1, म्यू इज 3/2,
3/2 माइनस 1 इज, यहाँ से कितना बेटा जी, यहाँ से आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस 1/r1 एंड सॉरी मैंने इसके लिए क्या बोला था आपसे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स, एक्चुअल में ये आपके पास में क्या है, यहाँ से प्लस प्लस कितना हो गया आपके पास में 1/r, गॉट इट, 1/f2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/r1, सो आपके पास में f2 मिल गया। नाउ f3, 1/f3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज 4/3, सो 1/3 इज 1/r आपके पास में हो गया माइनस 1/r2 एंड माइनस 1/इनफाइनाइट, सो आपके पास में हो गया 1/3 माइनस 1/r। नाउ सिंपली पावर चाहिए आपको, सो पावर चाहिए तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/f1 is given 1/3 mod of r1 plus 1/f2 is simply given as 1/2 and 1/r mod of 2 minus mod of r1 and माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस आपके पास होगा 1/3 1/mod of r, यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन लोगे तो आपके पास में हो जाएगा यहाँ से 1/3 mod of r2 माइनस mod of r1 एंड प्लस 1/2 यहाँ से आपके पास कितना हो गया, आपके पास में हो गया माइनस यहाँ से है 1/mod of r2 माइनस mod of r1। ओके, यहाँ से आप लोग जैसे कॉमन लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा जी, आपके पास में होगा यहाँ से 1/6 1/mod of r2 माइनस 1/mod of r1, तो आपके पास में कौन सा हो गया r2 माइनस r1 mod of, तो बेसिकली आपके पास में माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलो तो यहाँ से आपके पास में फर्स्ट वन करेक्ट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m is rotating about an axis the perpendicular to its plane and passing through the center. The small circular part of radius r/2 is removed from the original disk as given in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. Okay, so आपके पास में क्या है कि एक रेडियस यहाँ से आपके पास कट करी गई है। जैसे ही कट किया, देखो आपके पास में पहले अगर कंप्लीट का देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है कंप्लीट डिस्क, देन आपके पास में रिमूव डिस्क का अबाउट दैट एक्सिस, ओके उसी एक्सिस के अबाउट निकालना। सो पहले तो कंप्लीट एक्सिस का कंप्लीट का निकालना, सो mr²/2 माइनस ये जो है आपके पास में रेडियस r/2, सो इसका मास कितना हो गया भाई, मास हो गया m/4, क्योंकि आपके पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा रहेगा, सो वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो रेडियस हाफ, सो मास 1/4 हो गया। यहाँ से आपके पास में हो गया m/4 r²/4, r² was just simple by 2 mr² प्लस md², सो md² आपके पास में कितना हो गया, md² m/4 एंड d इज r/2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास में। ओके, सो आपके पास में हो गया यहाँ से mr²/2 माइनस mr²/32 माइनस कितना हो गया आपके पास में mr²/16, तो 16 आपके पास में 2 एंड 32 कर लेते हैं पहले, 32 कितना हो गया आपके पास में, यहाँ से हो गया बेटा जी कि mr²/2 माइनस 3mr²/32 एंड सिंपली गेट यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा आपके पास में 16 16 13, सो 13 mr²/32 is a simple answer. Okay, so which one option is appropriate? The fourth one. तो आसान था। नेक्स्ट आपके पास में गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन 100 वोल्ट बैटरी। ओके, नाउ the intermediate space between the plate is filled with the dielectric material. Now
the dielectric material of dielectric constant K is equals to 2 due to the introduction of the dielectric material, the extra charge and change in electrostatic energy of the capacitor respectively. Okay, देखो आपके पास में गिवन है कि पहले जो कैपेसिटर था आपके पास में जो कनेक्टेड था कितने 100 वोल्ट के लाइट सोर्स, ओके, एंड द कैपेसिटेंस जो आपके पास में कितना था बेटा जी 40 माइक्रो फैराड। ओके, ना आपके पास में है, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज रहा होगा आपके पास में Q इज इक्वल टू सी वी, तो आपके पास में कितना बेटा जी 40 माइक्रो, सो 10 द पावर माइनस 6, V इज 100, सो आपके पास में कितना हो गया, आपके पास में हो गया बेटा जी यहाँ से 10 द पावर 3, सो 4 मिली कूलम, कितना हो गया आपके पास में 4 मिली कूलम। नाउ वैसे ही डाइलेक्ट्रिक आपके पास में आपने इंसर्ट करवाया, उसके बाद बैटरी आपके पास में कनेक्ट है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल आपके पास में चेंज होगा नहीं। बिल्कुल, पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हो रहा है और कैपेसिटेंस आपके पास में जैसे आपने एंटर करवाया तो ओरिजिनल का के टाइम्स हो जाएगा, अच्छा के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, सो आपके पास में डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपके पास में 2, सो आपके पास में कैपेसिटेंस बिकम्स 80 माइक्रो फैराड एंड वोल्टेज इज 100 वोल्ट। नाउ आपके पास यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से आपके पास में हुआ बेटा जी चार्ज Q इज इक्वल टू आपके पास होगा C आपके पास में है 80 माइक्रोफेराड, V इज गिवन आपके पास में 100 वोल्ट, सो Q डैश इज इक्वल टू 80 इंटू 10 द पावर माइनस ऑफ 6 एंड दिस वन इज 100, सो आपके पास में कितना हो गया 8 मिली कूलम। सो चेंज आपके पास में आ गया द एक्स्ट्रा चार्ज मतलब आपके पास में पहले था कितना, पहले था आपके पास में 4 मिली कूलम, ओके, एंड देन आपके पास में यहाँ पे हो गया बेटा जी प्लस 8 मिली कूलम माइनस 8 मिली कूलम, सो एक्स्ट्रा चार्ज इज 4 मिली कूलम, बट एंड 4 मिली कूलम आपके पास में केवल और केवल उसके लिए एक ऑप्शन है 4 मिली कूलम, ओके, एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी पूछा गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए देखो आपके पास में जो सप्लाई है वो आपके पास में सेम है, सो इनिशियल आपके पास में चेंज आपके पास निकालना है, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल के देख लेते हैं, हाफ सी डेज वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, वी आपके पास मेरी कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास में जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास में ट्वाइस हुआ है, सो हाफ सी आपके पास में सी डेज माइनस सी इज 80 माइक्रोफेरेड माइनस 40 माइक्रोफेरेड, सो 40 माइक्रोफेरेड अभी भी आपके पास में ये रहेगा, एंड वी स्क्वायर इज 100 इंटू 100, ओके, तो आपके पास में कितना हो गया यहाँ से आपके पास में 10 द पावर माइनस 6, सो यहाँ से 10 द पावर माइनस 6 दिस वन, सो 0.2 जूल, ओके, सो आपके पास में चेंज भी आ गया और ये आपके पास में एक्स्ट्रा चार्ज भी आ गया, सो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास में करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन द वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर, देखो यह आपके पास में क्या है कि जैसे वायर वगैरह होते हैं तो उन वायर के लिए टेम्परेचर में अगर रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में चेंजेस ना हो वो अपने लिए वायर एकदम सुटेबल होता है टेम्परेचर के साथ में, सो टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी आपके पास में कांस्टेंट है, थर्ड वन दिस इज सुटेबल, ठीक है। ये आपके पास में ये किसके लिए आता है बेटा जी, या तो आपके पास में सेमीकंडक्टर के लिए रहता है ये वाला सेमीकंडक्टर्स, ओके, और ये आपके पास में रहता है कंडक्टर्स, सो ये शायद नहीं, ऐसा नहीं, नाइक्रोम के लिए थोड़ा सा आपके पास में अलग रहता है, ऐसा नहीं रहता, नाइक्रोम के लिए आपके पास में कुछ ऐसा, ओके, सो पर पता नहीं इसका किसका है ये। नाउ नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो ऑर्बिटल रेडियस आपके पास में ये है ग्राउंड स्टेट में, वाइल फॉर द थर्ड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 में जो रेडियस है कितना है आपके पास में 5.3 इंटू 10 द पावर माइनस 11 मीटर, द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो n इज इक्वल टू 4 में जो रेडियस है आपके पास में 8.4, कितना है आपके पास में 8.4, 8 into 10 the power minus of 10 meter. The ratio of the de Broglie wavelength of the electron in the ground state and the excited state, ठीक है। तो आपके पास में लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा जी h अपॉन p, या फिर ऐसे कर लो h अपॉन एम वी, सो लैम्डा 1 फर्स्ट स्टेट के लिए h अपॉन एम वी 1 चाहिए आपको, लैम्डा 2 h अपॉन एम वी 2 चाहिए,
सो MV1 और MV2 का रेशियो अगर आपको मिल गया तो उसका जो इनवर्स रेशियो होगा, जो उल्टा रेशियो होगा, वो आपके पास में रेशियो हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ठीक है, अपन को बात करना है इस बारे में। देखो, अपन ये जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और वो कंजर्व कितना, MVR। सो बेसिकली ऐसा बोला जाए, MVNRN इज इक्वल टू NH अपॉन 2। ध्यान से देखना कि MV1 इज इक्वल टू N1, जो भी आपके पास में होगा, वन के फर्स्ट क्लास के लिए हूँ तो 1, एंड आपके पास में कितना हो जाएगा, H अपॉन 2πr1। यस और नो? यही अगर मैं फोर्थ के क्लास के लिए अगर अप्लाई करता हूँ, MV4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4H अपॉन कितना, 2πr4। एंड आपको इनका रेशियो चाहिए एक्चुअल में, तो रेशियो आपको चाहिए यहाँ से MV1/MV2 इज इक्वल टू MV1/MV4। यहाँ से कितना हो गया बेटा जी, H अपॉन 2πr1, यहाँ से हो गया 4H एंड 2πr4। यहाँ से आपके पास में 2π H कितना हो गया बेटा जी, 1/4 R2/R1, सॉरी R4/R1। R4/R1 आपके पास में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻11 करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, आपके पास मिलेगा 84.5। सो ये आपके पास में होगा कितना, 16। सो 1/4 एंड दिस 16, सो आपके पास में कितना आ गया, 4 आ गया। सो MV1/MV4 इज इक्वल टू 1:, या 4:1, 4:1 हो गया तो 1:4 होगा। तो बेसिकली रेशियो पूछा है तो रेशियो आपके पास में कितना होगा, इसका इनवर्स रेशियो 4 होगा। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास में कितना है, 2 spherical bodies of the same material having the radii 0.2 meter 0.8 meter are placed in the same atmospheric temperature। स्मॉलर बॉडी, देखो आपके पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है, कैसे हैं, ये गिवन है आपके पास में कि आपके पास में क्या हुआ, एक आपके पास में बॉडी है, रेडियस आपके पास में कितना है, रेडियस आपके पास में है द सेम मेटल, रेडियस इज लेट आर है, एंड लेट आपके पास में रेडियस कितना है बेटा जी, रेडियस आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ आर। The temperature of the smaller body is 800 Kelvin and the bigger one is 400 Kelvin। आपसे पूछा गया है कि द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो आपके पास एनर्जी रेडिएट है, इफ द एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, एनर्जी रेडिएट आपके पास में ई। तो ई बेसिकली यहाँ से है आपके पास में कि dQ/dt एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। सो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी बॉडी है जो वो इस बात पे डिपेंड करती है, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ए सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4। सो यहाँ से अगर ई है तो आपके पास में दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, सो ई एंड ए सेम होगा, लेकिन सरफेस एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रहेगी। सो अगर इसके लिए आपके पास में ई है, जिसके लिए आपके पास में πr², जैसे आपके पास में कितना हो गया, यहाँ से आपके पास में हो गया प्रोपोर्शनलिटी a⁴। सो E/E1 जिस बारे में अपन को बात करना है 4πr² एरिया एंड टेम्परेचर का पावर 4। सो आपके पास में कितना हो गया, 800 की पावर आपके पास कितना, 4, दैट इज 4π एंड 4r का होल स्क्वायर, एंड टेम्परेचर इज गिवन 400 का पावर 4। So we'll simply get the E1 is equals to E by U। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन ए 1 ईयर कैलिपर वन ईयर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मैन स्केल डिवीजन। बिल्कुल करेक्ट आपके पास में स्टेटमेंट है। देन सेकंड आपके पास में द 1 ईयर कांस्टेंट, दैट मींस लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है, सेट लीस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 मैन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द 1 ईयर स्केल डिवीजन। नहीं, ऐसे नहीं निकाला जाता, लिस्ट काउंट निकाला जाता है 1 MSD मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। ओके, सो आपके पास में स्टेटमेंट गलत है। सो आपके पास में
First one is true, second is false. So first is true, second is false. One is correct. Then next question. Next question is a small point of mass m is placed at a distance of 2r from the center O on the of a big uniform solid sphere mass m and radius r. The gravitational force on m due to capital M is F. Okay, now first one F1 कैलकुलेट करते हैं. F1 आपके पास में होगा, F1 कंप्लीट स्पेयर की वजह से इधर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी G M, let's say M dash. Okay, so M dash M upon 2R whole square. And now G M dash M upon 4R square. Okay, now a set के spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere. Okay, देखो अब इसको कैसे डील करें. इसको ऐसे किया जा सकता है जैसे आपके पास में पूरा का पूरा जो स्पेयर है, कंप्लीट स्पेयर की वजह से इस पे फोर्स निकाले, और ये जो आपके पास में छोटा सा इसमें से स्पेयर जो रिमूव किया गया है इसकी वजह से फोर्स निकाले और माइनस कर दे. ठीक है, सबसे पहले इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स था, ठीक है, इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स था इधर की तरफ इस पे, वो था आपके पास में G M डेस M अपॉन 4R, और बेसिकली इसको अट्रैक्शन लगाइए इधर की तरफ G M डेस M अपॉन 2R का होल स्क्वायर. एंड इसकी वजह से जो आपको फोर्स है उस फोर्स को रिमूव करना है. पहले तो इसका मास की बात करिए. इसका मास आपके पास में होगा बेटा जी m डेस बाय इज r बाई 3. सो r बाई 3 आपके पास में, देखो बेटा जी कि आपके पास में मास होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब एंड डेंसिटी. नाउ जो मास है आपके पास में वो रेडियस के क्यूबिक के प्रोपोर्शनल है, सो आपके पास r/3 होगा. तो ये 1/3, सो आपके पास में मास हो जाएगा, मास ऑफ दिस रिमूव्ड पोर्शन विल बी m dash by 3 power 3. So you will simply get m double dash, mass m double dash is m dash by 27, and it will be G m double dash m upon distance. Distance between them is r, and this r by 3. So 4r by 3 होल स्क्वायर. ना माइनस करिए, इसको और भी लिखा जा सकता है G m डेस m अपॉन 27, 16r स्क्वायर एंड 9 3. सो आपके पास होगा G m डेस m बाई 16r स्क्वायर. So net force acting on a particle m is F net is at F2. Okay, कितना हो जाएगा आपके पास, वो होगा G m dash m अपॉन 4r स्क्वायर माइनस G m dash m अपॉन, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 भी है, 16 इंटू 3r स्क्वायर. आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा G m डेस m अपॉन 4r स्क्वायर, कितना यहाँ से 1 माइनस कितना होगा 1/4, 4 एंड 3, सो आपके पास में 12 होगा. एंड F2 विल बी F2 simply can be written as 11 G m dash m upon 4r square into 12, and F1 is G m dash m upon 4r square. Ratio of F1 is to F2 is 1:11/12, so ratio is 12:11. So option second is correct. Now next question is two soap bubble of radius say 2 cm and 4 cm respectively are in contact with each other. The radius of curvature of the common surface is in centimeter. Okay, now इसे अपन डील कर सकते हैं जैसे आपके पास में दो सोप बबल है. इनिशियली soap bubble having the radius, individual radius is given the 2 centimeter and this one is 4 centimeter. जब ये आपस में इनको मिलाया जाए तो कॉमन जो आपके पास सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बात करना है. ओके, सरफेस टेंशन का ये कॉन्सेप्ट है बेटा जी.
यहाँ से लेट आपके पास एक स्क्वायर है, लेट दिस वन इज सेकंड स्क्वायर, एंड नाउ दिस कॉमन सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डिटरमाइन करना। तो नाउ लेट दिस वन इज R1 एंड दिस इज R2। देखिए बबल के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है, या फिर ऐसे कह लो कि एक्सेस प्रेशर होता है, वो कितना होता है? वो होता है आपके पास में, लेट P1 यहाँ पर है, P2 आपके पास यहाँ पर है, एंड बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 इज कैन बी रिटर्न एज P1 इज इक्वल टू P ATM प्लस 4S बाई R1। देन यहाँ का आपके पास में गया, यहाँ की रेडियस है, सो आपके पास में P2 आपके पास में कितना हो जाएगा? P1, देखो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 4S बाई RC, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन आपके पास में P2 को लिखा जा सकता है, P2 सिंपली कैन बी रिटर्न एज P ATM प्लस 4S बाई R। नाउ पुट द वैल्यू, P1 is P ATM plus 4S by R1 and P2 is P ATM plus 4S by R2. Now 4S by RC, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैंसिल आउट, 4S आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास में होगा 1 बाई RC इज इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, and R2 minus R1 is R1, R2 common radius is R1, R2, R2 minus R1. So R1 is 2 centimeter, 4 centimeter, 4 minus 2, 2 से 2 गया आपके पास में, 4 centimeter is a common radius. Okay, so answer is 4. Now next question is the position vector of a टू पार्टिकल A एंड B गिवन है आपके पास में, ठीक है, दो पार्टिकल है, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, RA अल्फा 1 T स्क्वायर I कैप प्लस अल्फा 2 T J कैप प्लस अल्फा 3 T K कैप, एंड RB इज गिवन बीटा 1 T बीटा 2 T स्क्वायर J कैप बीटा 3 T K कैप। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 गिवन है, अल्फा 1 आपके पास में गिवन है, अल्फा 2 इज 3n, ओके। Now alpha 3 given है, beta 1 is given, beta 2 and beta 3 is given for P, where T is a time n and P are the constant, ठीक है। At T is equals to T, the velocity of particle A and B, the magnitude of speed, okay, equal है, the velocities VA and VB of the particles are orthogonal to each other, okay, dot product भी किया जा सकता है इनका। T is equals to 0 पे आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ A निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल B, दिस वन, सो L का आपको मान बताना, ठीक है। इसको स्टार्ट किया जा सकता है आपके पास, सबसे पहले आर ए है, सो आपके पास में इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सबसे पहले आर ए को लिखिए, आर ए इज कैन बी रिटर्न एज अल्फा 1 T स्क्वायर I कैप, second is alpha 2 T J cap, alpha 3 T K cap। now इस साइड डिफ्रेंशिएट करिए, सो आपके पास में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, इसके पोजीशन का जो चेंज करेट होगा वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए होगा, बिल्कुल। सो आपके पास में होगा 2 अल्फा 1 T I कैप प्लस अल्फा 2 J कैप एंड अल्फा 3 K कैप। Now, at T is equals to 1, T is equals to 1, velocity of A is 2 alpha 1. Alpha 1 is 1 and T is 1. So 2 I cap, alpha 2 is 3n. So 3n J cap, alpha 3 is 2, so 2 K cap. Now, we can also find out the magnitude of speed A. 4 plus 9 n square plus 4 होल रूट, ओके। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में है। इक्वेशन नंबर 2, आर बी आपके पास में क्या है? आर बी आपके पास में है बेटा जी, यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 T बीटा 2 T स्क्वायर, सो बीटा 1 T I कैप
बीटा 2 टी स्क्वायर जे केप एंड बीटा 3 टी के केप। नाउ डिफरेंशिएट, जो पोजीशन वेक्टर आपके पास में पार्टिकल बी का है, डिफरेंशिएट करोगे, सो the rate of change of position vector b is can be written as the velocity of particle b, beta 1 I cap plus 2 beta 2 j cap and beta 3 k cap. Now t is equals to 1 पे देखना है velocity of particle b, velocity of particle b. Now beta 1 is 2 I cap, beta 2 is minus 1, so and t is equals to 1 सेकेंड पे देखना है अपन को, so आपके पास में हो जाएगा बेटा जी 2 j cap. Now beta 3 is 4p, so 4p j cap. The magnitude of b is 4 plus 4 plus 16 p square. ओके, सो एक तो आपके पास में मैग्नीट्यूड को बराबर करने के लिए बोला है, एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये आपके पास ऑर्थोगोनल है, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल है आपके पास में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं एक तो। सो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक होगा आपके पास में वी ए डॉट वी बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपके पास में डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ में 4, देन आपके पास में 3n माइनस 2, सो माइनस ऑफ 6n and 2 multiply by 4, so 8p is equals to 0, so 6n is equals to 4 plus 8p, इक्वेशन नंबर 1। एंड मैग्नीट्यूड आपके पास में बराबर है, सो मैग्नीट्यूड बराबर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, सो 4 4 4 4 कैंसिल आउट, 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर, 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। नाउ इसके आगे इसको स्क्वायर किया जा सकता है, स्क्वायर करके अपन लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3n इज इक्वल टू 2 प्लस 4p स्क्वायर, सो आपके पास होगा 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16p स्क्वायर प्लस 16p, गॉट इट। देन 9n स्क्वायर सिंपली कैन रिटर्न एज 16p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16p स्क्वायर प्लस 16p, कैंसिल आउट, p is minus 4 by 16 is equals to p is equals to minus 1 by 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। एंड नेक्स्ट आपके पास में n की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है यहाँ से, 6n is equals to 4 माइनस 8 1 by 4, सो 2, एंड आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी 2 6n n is equals to 1 by 3। सो आपके पास में दो कांस्टेंट जो गिवन थे, n इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया आपके पास में, और p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू b। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, स्पेस नहीं है, so magnitude of angular momentum particle A with respect to B is position vector of A with respect to B and velocity of so आपके पास में फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ A with respect to the position of particle and P, ठीक है। सो आपके पास में अब M आपके पास कितना है, M आपके पास में गिवन है 1 kg, ठीक है। एंड आर ए बी कैसे निकाला जा सकता है, देखो आपके पास में सारी वैल्यूज आप जानते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप जानते हो, यहाँ से टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड की जो बात हो रही है आपके पास, सो जो कांस्टेंट थे कांस्टेंट भी अब आपके लिए नॉन है, सो आप यहाँ से निकाल सकते हो आर ए वेक्टर माइनस आर बी इज अ क्रॉस वेक्टर विद वी ए। ओके, सो आपके पास में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाएगा एंड में, सो मैग्नीट्यूड आपके पास में जो भी आएगा कैंसिल, ठीक है। चलिए सोल्व किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे। नेक्स्ट आपके पास में है ए ड्राइवर सिटिंग इनसाइड ए पार्क्ड कार इज वॉचिंग व्हीकल
approaching from behind with the help of a side view mirror, okay, which is convex mirror with the radius of curvature, ठीक है, radius of curvature आपके पास में कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 सॉरी मीटर है, सो फोकल लेंथ आपके पास में कितना हो गया 1 मीटर। नाउ द कार अप्रोचिंग हिम फ्रॉम द बिहाइंड विद यूनिफॉर्म स्पीड, सो ए कार इसको कंसीडर किया जा सकता है एज एन ऑब्जेक्ट, सो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is given 90 किलोमीटर पर आवर, so 90 किलोमीटर पर आवर, so 5/18, ओके, एंड कितना आपके पास में 10, कितना 2, एंड आपके पास में कितना हो जाए 5, सो 25 मीटर पर सेकंड, इज इट ओके, चलिए 25 मीटर पर सेकंड। नाउ when the car is at a distance of 24 from him, the magnitude of the acceleration of image of the car in the side view mirror is capital सॉरी स्मॉल a। सो आपके पास में गिवन है कि ये जब आपके पास में 24 मीटर डिस्टेंस पे है तब आप बताइए, ठीक है, निकाला जा सकता है। देखो इसने वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछ के एक और प्रोसेस आपके पास में आगे पूछ लिया है, सो सिंपल आपके पास में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v अपन को डिटरमाइन करना है, माइनस आपके पास में इधर आ गया, सो माइनस ऑफ 25 and is equals to f, focal length is 1 मीटर, ओके, focal length is 1 मीटर, आपके पास पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, so सॉरी u is 24 बेटा जी, u is 24, 1/v is equals to 1 plus 1/24, so 25/24 and v is 24/25, ओके। सो आपके पास में v आ चुका है, v आपके पास में यहाँ से ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट आ गया एंड इमेज आपके पास में आ गया, तो u इज इक्वल टू -24, v इज इक्वल टू 24/25। ना आपको चाहिए था, आपको यहाँ से चाहिए बेटा जी एसएलएस, सो वापस से इसको स्टार्ट करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। Now differentiate with respect to time, so minus 1/v square dv/dt with respect to ground हो रहा सबका, so 1/u square du/dt is equals to 0। Now आपके पास क्या है, यहाँ से ये जो dv/dt is the rate of change of image, so आपके पास में इमेज की पोजीशन का जो चेंज का रेट है वो आपके पास होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास में ये गिवन है, सो आप आराम से इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, dv/dt is velocity of image is equals to minus of v square by u square and du/dt, minus of v square is 24 and 24/25 and 25, u square is 24 and 24, du/dt is 25, ओके, 25 से आ रहा था आपके पास में, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट, माइनस 1/25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास में आपको चाहिए बेटा जी एसोलेशन ऑफ इमेज, एसोलेशन ऑफ इमेज का मतलब आपको चाहिए था d2v/dt स्क्वायर, दैट्स एसोलेशन ऑफ इमेज, ओके। सो एक इक्वेशन अपन और बना सकते हैं इसके आगे एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, जगह नहीं है इसमें आगे, चलो देन इसे मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपके पास में आ गई है, कलेक्ट कर लीजिए डाटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -1/25 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसे एक बार और वापस से रफ करें, नेक्स्ट आपके पास में इसको इस बार डबल डिफरेंशिएट के लिए जाना है अपन को, यहाँ से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, and when we differentiate this one, minus 1/v square dv/dt minus 1/u square and du/dt, ओके। देन आपके पास में माइनस को उधर भेज दीजिए, आपके पास में होगा यहाँ से 1/v स्क्वायर एंड d2v/dt स्क्वायर dv/dt
डी वी बाई डी टी माइनस 2/v³ एंड डी वी बाई डी टी अगेन, एंड देन आपके पास में होगा यहाँ से 1/u² d2u/dt²। यहाँ से कितना होगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास में आएगा -2 du/dt एंड du/dt आपके पास में एक पहले से यहाँ था, सो इज इक्वल टू 0। नाउ आपके पास में है कि ऑब्जेक्ट के पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सो उसके पास में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, सो एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हुआ आपके पास। ये हुआ आपके पास में, ये है पोजीशन आपके पास में, इमेज की जो पोजीशन है उसका डबल डिफरेंशिएशन, सो एक्चुअल में ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, सो ए इज v², ओके। नाउ माइनस 2/v³ and this one is dv/dt and dv/dt is a velocity of image, so velocity of image whole square. Now this one is 0 and here is again -2u³ and velocity of object whole square is equals to 0. now इनको एक साइड भेजिए आपके पास, तो इधर से आएगा आपके पास में a इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हुआ आपके पास में 2/v वेलोसिटी ऑफ इमेज होल स्क्वायर, एंड आपके पास में होगा यहाँ पे +2v² u³ एंड v0 स्क्वायर, ओके। जब आप इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से कितनी है आपके पास, a इज इक्वल्स टू 2/v, v is 24 and here is 25. Velocity of image is 1/25, so 25 into 25, यहाँ से plus 2v², v² is 24, so 24 and 24 and 25/25। नेक्स्ट आपके पास में होगा यहाँ से u³ आपके पास होगा बेटा जी 24 into 24 into 24 v0 स्क्वायर आपके पास कितना होगा 25 and 25। ध्यान रखिए माइनस और ये क्यूब होगा, सो आपके पास में यहाँ पे आएगा बेटा जी माइनस, यहाँ से 25 से 25 कैंसिल आउट हुआ, 25 24 तो आपके पास में आ जाएगा 2/24 एंड 25 इधर से होगा -2/24, सो 25 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा -50 एंड +2, सो आपके पास होगा -48/24 इंटू 25, सो आपके पास में दो बार कैंसिल आउट होगा एंड होगा आपके पास में यहाँ से माइनस 2/25 इंटू 100, आपको 100 का वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, सो आपके पास में आ जाएगा 4 एंड ये आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना 8 इज इन करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट है आपके पास में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड of 60, okay। Now a particle is projected from the horizontal is given 30-degree angle and u is 60 meter per second, okay। ट्रेजेक्टरी के बारे में आपके पास में गिवन है the height traveled by the particle in the first second is s naught and height traveled in the last second before it reaches the maximum height, ठीक है। सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास में u is given 60 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज गिवन 30, सो टाइम ऑफ फ्लाइट my flight is 2u sin theta by g, 2u is 60 sin theta 1/2 and 10, सो आपके पास में कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6, तो बेसिकली ये हाफ मिड पे कितने में पहुंचेगा, हाफ मिड पे पहुंचेगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में। इस सेट की फर्स्ट सेकंड में आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फर्स्ट सेकंड में लेट आपके पास में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, the first second is h naught, this one is h naught, so sy is equals to uyt plus 1/2 ayt square, h naught uyt आपके पास में ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा 60
sin 30 is 1/2, so 30 uy is 30. 30 time is 1 minus 1/2, 10 and 1. So 5 is 30, so 25 is h naught. Okay, h naught is given 25 मीटर. ओके आपको निकालना है यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकालना है, और सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का आपके पास में ये कितना हाइट है, h1 है. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ था, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ. सो ये वाला पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट की बात कर लीजिए. h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर इज 60 इंटू 60 साइन स्क्वायर 1/4 एंड 2 एंड 10. सो आपके पास में कैंसिल आउट यहाँ से कितना 3, कितना आपके पास में 30/2 टू 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 मीटर आपके पास में हो गया कितना h मैक्स. h मैक्स इज 45 मीटर. नाउ सेकंड 2 सेकंड में कितना हाइट ट्रेवल करा, तो वापस एक बार ये इक्वेशन लगा दीजिए u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर. h y इज गिवन as y is equals to uy is 30 and 2 minus 1/2 10 and 4 is 2. 60 minus 20 is 40 meter. Now this one is 40 and आपके पास में ये 45 है, so 45 and 40, so h1 is 5 meter. so आपके पास में हो जाएगा h1 is 5 meter. so he said कि h naught by h1 is 25 is to 5. सो आपके पास में कितना हो गया भाई 5 आपका आंसर होगा. करेक्ट. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 आर कनेक्टेड एज गिवन द फिगर K1 K2. सो K1 आपके पास में गिवन है, K2 गिवन है, K3 गिवन है. ओके area of cross section of first and second one are the same and the third one is the double of that. So okay, so area is a and 2a. okay the temperature are given in the figure. okay temperature are given in the figure, the steady state condition as the value of theta. okay अपन को यहाँ से जो आपके पास में गिवन है बेटा जी, यहाँ के आपके पास में गिवन है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस. ओके लेट एज्यूम आपके पास कितना है टी. ओके नाउ आपके पास में गिवन है यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस. देखिए लेंथ आपके पास में सेम है, तो इसको ऐसे कंसिडर किया जा सकता है जैसे आपके पास में थर्मल रेजिस्टेंस 1 एंड दिस वन इज सेकंड वन एंड थर्ड वन. यहाँ का जो आपके पास में टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, R1 R2 एंड R3, एंड यहाँ का आपको टेम्परेचर चाहिए, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास है. R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है आपके पास में L/K. ओके सो यहाँ से आपके पास में लेंथ आपके पास सभी के लिए सेम है, तो R इज इक्वल टू L/Ka. यहाँ से आपके पास में हो गया R1 इज इक्वल टू L/K1. K1 इज गिवन आपके पास 60A. R2 is given L/K2. K2 is 120A. okay then आपके पास में given है भाई R3 is length is same but area is twice of first one and second one and जो आपके पास में thermal conductivity है 135. so L आपके पास में सेम रहेगा 2A and 135. आपके पास यहाँ से ये जो आपके पास है रेजिस्टेंस, इसको माना जाए कि ये आपके पास रेजिस्टेंस R है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 2R. कितना हो जाएगा 2R. सो 2R आपके पास में ये रहा, ये आपके पास में R रहा. इसकी वैल्यू अपन देख लेंगे कितना हो जाएगा. बेसिकली आपके पास में हो जाएगा कि R इज इक्वल टू L/120A. सो 120R इज इक्वल टू L/A. यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में L/A कितना हो गया 35 70 270A. सो आपकी इसकी जगह आप लिख सकते हो 1/270 इंटू 120R. कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से, आपके पास में कितना हो गया 12R/27.
12R/27। यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। सबसे पहले इसका जो आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो देख लीजिए। आपके पास में हो जाएगा 1/R, 1 ये आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/2R प्लस 1/R। सो आपके पास में 2 and 2, सो आपके पास में हो गया 2R/3। सो आपके पास में इसके लिए लिख सकते हो आप लोग 2R/3 और इसके लिए लिख सकते हो आप 12R/27। यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का T और यहाँ के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यहाँ के लिए जो भी हीट करंट इधर फ्लो होगा वो आपके पास यहाँ से रिलीज होगा। सो यहाँ से 100 माइनस T बाय रेजिस्टेंस आपके पास में हो गया 2R/3 इज इक्वल टू T माइनस 0 अपॉन 12R and 27। नाउ R से R कैंसिल आउट हुआ यहाँ से आपके पास में हुआ 6 टाइम्स, आपके पास हुआ यहाँ से 9 टाइम्स। सो आपके पास में हो गया 90। सो 100 माइनस T इज इक्वल टू 9T बाई 6। 600 माइनस 60 is equals to 9T and now 600 is equals to 15T। T कितना होगा आपके पास में 40 डिग्री सेल्सियस। आपके पास किस में गिवन है डिग्री सेल्सियस, तो 40 आपके पास में डिग्री सेल्सियस आपका इसका आंसर होगा। तो देखिए कि आपके पास में क्या था कि ये जो पेपर रहा ऑन एन एवरेज रहा, लेकिन इसमें फिर भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जिनको आपको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए था। बहुत लेंदी थे, कैलकुलेटिव था और जिसमें आपके पास में जो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन थे लास्ट वाले उनमें से थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा, लेकिन ठीक है कुछ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना भी आपके पास में ये भी होना चाहिए। चलिए तो आपके पास में बाकी तो ठीक है, आसान भी क्वेश्चंस काफ़ी थे और थोड़े लेंथी भी थे, ट्रिकी वन भी थे। सो चलिए तो आप भी इसको एक बार सोल्व करिएगा।